So, dear students, very good morning. Today we are going to discuss again the same topic, that is the 2 degree of freedom system. और आज हमारी ये कोशिश होगी कि इस 2 डिग्री फ्रीडम के इस टॉपिक को कवर कर लें, क्योंकि पिछले 3-4 क्लास में काफ़ी कुछ हम लोग जो है कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। और इसी कॉन्सेप्ट के सीक्वेंस में हमने ये देखा था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने आपको समझाया था, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आज फिर से एक बार हम जो है देखेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमने स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर आपके लिए जो है कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे, जो कि आपने देखा था इसके पिछले वाले वीडियो में। आप देख सकते हैं जो हम पढ़ाते हैं, जनरली मैं उसको रिकॉर्ड भी कर लेता हूं, तो रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, है ना, अभी 2-4-10 दिनों में। तो आइए इसको ही हम जो है लेकर के आगे बढ़ें। सबसे पहले हम ये देखें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ठीक ना। बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, हमने बताया था कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम टू डिफाइन द मोशन ऑफ ए मैकेनिकल एलिमेंट या मैकेनिकल सिस्टम, ठीक ना। अब जैसे हमने एग्जांपल दिया था, ठीक ना, तो हम हमेशा जो एग्जांपल लेंगे हम अपने स्प्रिंग मास सिस्टम का ही लेंगे, ठीक ना। अब जैसे ये मास है, तो क्या हो सकता है, या तो ये राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा, देयर इज ओनली 2 चांसेस, ठीक ना। तो ये टू एंड फ्रो मोशन, तो ये क्या हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। एट द सेम टाइम, ठीक है ना, एट द सेम टाइम यदि एक मास जो है यहाँ हम लटका देते हैं इसी से, ठीक है ना, या एक पेंडुलम लटका देते हैं, ठीक है ना, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ पे भी स्प्रिंग हो गया, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमने बहुत सिंपल एक तरीका बताया था कि नंबर ऑफ मास देख लीजिए किसी भी सिस्टम में, इफ नंबर ऑफ मास इज 2 देन इट विल बी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब इसके आगे जो है हमने और भी काफी कुछ बताया था आपको, ठीक है ना। ये सब जो टॉपिक है, ठीक है ना, कि वाइब्रेशन किस तरह से हार्मफुल है, किस तरह से यूजफुल है, ये सारी राम कहानी हम लोग जो है देख चुके हैं, ठीक है ना। अब ये स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम का इक्वेशन हमने बताया था। इस इक्वेशन को हमने क्या लिखा था बेटा, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिंपल मैं इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, कि मास के साथ क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। आप देख रहे हैं मास के साथ क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0, है ना। सिंपल सा इक्वेशन है, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो आपने इक्वेशन लिखा, है ना, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0, ये बेसिकली क्या है, फ्री वाइब्रेशन का, यही फोर्स्ड वाइब्रेशन का होगा, फोर्स वाइब्रेशन का होगा। तो क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू एफ, एफ हो जाएगा, एफ मतलब एक्साइटेशन फोर्स, हार्मोनिक फोर्स, ठीक है। और ये एफ को आप जनरली एफ नॉट साइन ओमेगा टी लिखे थे, आपको याद होगा। अब ये सब कुछ और एग्जांपल्स थे हमारे, ठीक ना। अब ये एग्जांपल्स जो है हम लोग देख चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये क्या होगा, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, ठीक ना, ये सब सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, ठीक है ना। उसके बाद इसी में आगे हम बताए थे आपको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, ठीक है ना। यहाँ देखिए नंबर ऑफ मास जैसे ही 2 हुआ, नंबर ऑफ मास कितना हुआ, जैसे ही 2 होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2 नंबर ऑफ मास है कि नहीं, यहाँ भी नंबर ऑफ मास कितना है, 2 है। यहाँ भी रोटर है, आप देख सकते हैं कि रोटर जो है एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा एक और सिस्टम देखिए, यहाँ पर ऊपर जो आप देख रहे हैं ये वाले पार्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ भी सिंगल मास है तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन यहाँ पर टोर्सनल सिस्टम में यदि रोटेटिंग शाफ्ट आपका सिर्फ रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग शाफ्ट क्या कर रहा है,
सिर्फ रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है मान लीजिए, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तब तो ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा जैसा कि एग्जांपल में दिया है। लेकिन लेकिन यह 60 जो है ट्विस्टिंग के साथ साथ, ठीक है ना, ट्विस्टिंग के साथ साथ यदि ये ऊपर नीचे भी करे, टू एंड फ्रो मोशन भी करे, ऊपर भी जाए और नीचे भी आए, देयर इज टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, इन दैट केस it will be called 2 degree of freedom. However, the number of mass is 1. Number of mass कितना है आपका, भले ही यहाँ 1 है लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन किए थे। अब मुझे नहीं लगता है कि आज ये बताने की जरूरत है कि जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमने कई सारे इक्वेशन में बताए हैं, ठीक है। ये जो है हमने आपको ये ब्रेक करके भी बताया था, ठीक है ना, याद होगा आपको, ठीक है ना, ये जो है हमने ब्रेक करके बताया था कि किस तरह से जो है हम लोग इसको ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे है और इसका इक्वेशन क्या होगा ये हमने लिखा था, ठीक है। ये हमने जो है फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है ना, और ये फ्री बॉडी डायग्राम सिर्फ ड्रॉ नहीं किए हैं, समझाए भी थे, ठीक है ना। आज एक बार होगा तो फिर समझ लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इनको समझाया है। ये आप देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है किस तरह से हम लिए हैं, सॉरी फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इस m1 मास में जो राइट साइड में फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, इधर K2X2, इधर C2H2 डॉट, और सेम यही फोर्स इधर लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा, जो आपका राइट डायरेक्शन में लगेगा वही लेफ्ट डायरेक्शन में भी लगेगा, किसमें, कौन किस पे, M2 पे, ठीक है ना। M1 और M2 क्या हो गया, ये दो फोर्स हो गया बेटा। अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो आपके लिए इक्वेशन लिख सकता हूँ, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर ये मास है, ठीक है ना, और ध्यान दीजिए कि K1 है, बीच वाला स्प्रिंग स्टिफनेस क्या है, K2 है, ठीक है ना, ये देखिए K1 है, ये क्या है, K2 है, और ये क्या है, K3 है। समझिएगा इसको अच्छे से, मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ लेकिन समझना जरूरी है। मास M1 जो है आपका x1 डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है और ये x2 डिस्प्लेसमेंट, और दोनों बाई दी वे किधर है, राइट डायरेक्शन में है, क्या है, राइट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब हम यदि इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका इक्वेशन लिखें मास M1 के लिए, फ्री बॉडी डायग्राम अभी हमने बनाया था, आप देख लीजिए ये फ्री बॉडी डायग्राम है आपका, है ना, ये क्या है आपका फ्री बॉडी डायग्राम है। अब हम क्या चाहते हैं, एक्चुअली हम क्या चाहते हैं यहाँ पर इक्वेशन, इक्वेशन क्या लिखेंगे, जो आपने यहाँ पर लिखा K2X2 माइनस एक्स डॉट, ठीक है, तो यही इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अभी हम लिख देते हैं, यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये M1 के लिए लिख रहे हैं तो M1, ठीक है, M1 क्या हो जाएगा, M1 X1 डबल डॉट, और प्लस ये क्या है बीच में K2, तो K2 और X2 माइनस X1, X2 माइनस X1, और प्लस ये क्या हो जाएगा इधर, प्लस ये K1, K1 X1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हो गया आपका। अब दूसरा इक्वेशन क्या होगा, ये मास M1 के लिए है, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन हम लिख देते हैं, उसको भी याद रखिएगा। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, M2 X2, और ये देखिए K3 वाला राइट डायरेक्शन में ही है,
ये देखिएगा M2 H2 डबल डॉट होगा, और ये K3 X2 और प्लस K2 और इधर क्या हो जाएगा X2 माइनस X1। X2 डायरेक्शन में जा रहा है, X2 माइनस X1, ठीक ना, और K2 इस डायरेक्शन में है, ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। इस तरह से आप इक्वेशन लिख सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको आगे बढ़े, और इसी इक्वेशन को कल हमने इसका एम्पलीट्यूड रेशियो भी निकाला था, जैसे वो भी थोड़ा सा लिख देते हैं। ये सब पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ा रहे हैं बार बार, क्योंकि ये बार बार जरूरत पड़ने वाली चीज है। अब यहाँ पर x1 इक्वल टू आप क्या मान लेंगे, A1 साइन ओमेगा टी, और x2 क्या मान लेंगे, A2 साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ पर मान लिए आप x1 और x2 मान लिए, ठीक है। अब इसके साथ ही इसके बाद क्या कर लेंगे आप, x1 डॉट निकाल लेंगे, x1 डबल डॉट निकाल लेंगे, x2 डबल डॉट निकाल लेंगे, और ओरिजिनल इक्वेशन में आप इसको रख देंगे, ठीक है ना, ओरिजिनल इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और हमने एग्जांपल दिया था कि अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब स्प्रिंग सीरीज में रहेगा तब कैसे निकालते हैं, और स्प्रिंग जो है पैरेलल में रहेगा तब कैसे निकालेंगे, और स्प्रिंग इंक्लाइन रहेगा तो कैसे निकालेंगे। स्प्रिंग का तीन तीन कंडीशन हो सकता है, तो मेनली सीरीज और पैरेलल हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जब स्प्रिंग सीरीज में रहता है, देयर आर टू स्प्रिंग एंड these two springs are in series, then how can you calculate the equivalent स्प्रिंग स्टिफनेस। तो ये हम लोग यूनिट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ जस्ट हम आपको याद दिला रहे हैं कि दिस इज द बेसिक इक्वेशन फॉर द इक्विवेलेंट स्टिफनेस, ठीक ना। यहाँ पर इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, K1 K2 अपन K1 प्लस K2, ये इक्वेशन हो जाएगा आपका, ठीक है। ये पैरेलल के लिए है आपका, यदि दो स्प्रिंग आपका पैरेलल हो तो इक्विवेलेंट स्टिफनेस क्या होता है, K1 प्लस K2, क्या होता है, K1 प्लस K2। ये सारी चीजें थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद ये इक्विवेलेंट स्प्रिंग स्टिफनेस आपने जो है किसके लिए निकाला, जो है पैरेलल के लिए और सीरीज के लिए। अब यदि आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, पोटेंशियल एनर्जी का भी एक अप्रोच है, एक तो अभी एनालिटिकल अप्रोच आपने देखा, ठीक है ना। एनालिटिकल अप्रोच के बाद पोटेंशियल एनर्जी अप्रोच, दैट मींस की टोटल सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का इक्विवेलेंट पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है। और इक्विवेलेंट पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट इज द इक्विवेलेंट टोटल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, यदि के का वैल्यू मालूम है तब तो आसान है डायरेक्ट, अदरवाइज दिक्कत होती है। These are the equivalent model of a system। बेसिकली इक्विवेलेंट मॉडल क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना ज्यादा होगा, जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होगा उतना सिस्टम हमारा क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा, ठीक ना। तो इस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने इक्विवेलेंट सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करने का यही एक तरीका है, या तो हम जो है देखें कि हमारा स्प्रिंग या डैम्पर सीरीज में है या पैरेलल में है, दोनों के लिए सेम इक्वेशन, सेम फार्मूला, सेम सब कुछ यूज होता है। तो आपको फिर से याद दिला दें कि यदि इक्विवेलेंट स्टिफनेस है, क्या है,
इक्विवेलेंट स्टिफनेस है सीरीज में, ठीक है, सीरीज में है, के एस लिख देते हैं, और ये क्या होता है K1 K2 अपन K1 प्लस K2, याद रहेगा K1 प्लस K2, ये एक हो गया। दूसरा क्या होगा पैरेलल में, ठीक है, क्या होगा पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए भी आप लिखेंगे के इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाता है K1 प्लस K2 हो जाएगा, ठीक है। ये एक इक्वेशन हो गया पैरेलल का। अच्छा, इसी में आप बताइए कि ये तो आपका किसका है स्प्रिंग का, ठीक है, यदि ये डैम्पर होता तो क्या निकालते, डैम्पर का भी सिमिलर निकलता है। यदि डैम्पर हमारा सीरीज में है तो सी इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, सी इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट डैम्पिंग कोएफिशिएंट व्हेन टू डैम्पर्स आर इन पैरेलल, तो जब पैरेलल में रहेगा, जब पैरेलल में रहेगा यही आपका C1 प्लस क्या हो जाएगा C2, और यदि सीरीज में रहा तो, सीरीज में रहा तो उसका भी लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा कौन किसका लिखे हैं, ठीक है। सीरीज का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा C1 C2 अपन C1 प्लस C2, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, कि सीरीज में क्या होता है पैरेलल में क्या होता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जगह जगह आपको जरूरत पड़ता है, बिना इसके काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज याद रहेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़े, ये इक्विवेलेंट आपने स्प्रिंग स्टिफनेस देख लिया, और इक्विवेलेंट डैम्पिंग कोएफिशिएंट भी आप देख लिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस तरह से ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना हो गया 2, और यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 एंड 4, तो किस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर चेंज हुआ है ये हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यही स्प्रिंग जो है सीरीज एंड पैरेलल में निकाले हैं, और ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं बेसिकली, ये फार्मूला कहाँ से आया है आपका टोर्सन इक्वेशन से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या लगता है ट्विस्टिंग मोमेंट, तो ट्विस्टिंग मोमेंट के फार्मूला से आप यहाँ पे शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं, स्टिफनेस कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, इवन टॉर्क निकाल सकते हैं, डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है ना, बशर्ते condition is that only you have to remember the torsion equation, and here in this slide I have not written anywhere the torsion equation. How will you remember the torsion equation? Do you remember? याद होगा आपको, है ना, नहीं याद है तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं यहाँ पर, याद रखिएगा क्या लिखे थे, टॉर्क अपॉन आईपी, टाउ अपॉन आर इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल, ठीक है। टी क्या है आपका टॉर्क है, आईपी क्या है पोलर मॉडुलस ऑफ द शाफ्ट, ठीक है ना, यहाँ भी जो है पोलर मॉडुलस ही निकाले हैं, ठीक है ना, किसका ये स्प्रिंग वायर का, तो ये वायर यदि आप देखेंगे यहाँ पे स्प्रिंग का वायर, तो इट इज बीइंग ट्रीटेड एज ए शाफ्ट, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप निकालेंगे तो इक्वेशन आपका आईपी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर क्या होता है पाई अपन 32 डी टू दी पावर 4, ठीक है ना, डी टू दी पावर 4, डी इज द डायमीटर ऑफ द वायर, ठीक है, इस तरह से ये इक्वेशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के बाद हम लोग मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम देख लें, क्योंकि मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम
is beyond this syllabus, but however there are many more मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर डायरेक्ट हम लोग न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, बट उससे रिलेटेड काफी सारे टॉपिक हैं जो अपने सिलेबस में है, अपने को पढ़ना है। ठीक है, बेसिकली मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम इज वन which requires two or more coordinate to describe its motion, जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। The n number of degree of freedom system differs from the single degree of freedom system in that way it has n number of natural frequency, and for each of the natural frequency there corresponds a natural state of vibration with a displacement configuration known as the normal mode of the vibration। तो देखिए, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन हो या प्रिंसिपल मोड हो, कुल मिलाकर के डिग्री ऑफ फ्रीडम जब दो या दो से ज्यादा होगा तभी ये सारी राम कहानी आएंगी, यदि नहीं होगा तो नहीं आएगा। ठीक है, फिर हम यदि इधर देखें कि मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट नेसेसरी टू डिफाइन द मोशन ऑफ ए लम्प्ड मासेस। अब लम्प्ड मासेस क्या होता है ना, तो अभी हम बताएंगे आपको। लम्प्ड मासेस एंड रिजिड बॉडी डिफाइन द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दैट सिस्टम। नेचुरली द लार्जर द नंबर ऑफ लम्प्ड मासेस यूज्ड इन द मॉडल, द हायर द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्टिंग एनालिसिस। देखिए, जब हम लोग बड़े मास को या बीम को लेते हैं तो इनिशियली क्या करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक ना। लेकिन हर जगह पॉइंट ऑब्जेक्ट मान करके उसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। यदि हर जगह पॉसिबल नहीं होता है तो करते क्या है, उसको ब्रेक करते हैं नंबर ऑफ मासेस में। अब जब ब्रेक करते हैं तो दो कंडीशन बनेगा। नंबर ऑफ मासेस में जब ब्रेक करते हैं तो यदि वो ब्रेकेबल है, ब्रेक करने के बाद काउंट आप कर सकते हैं, इफ यू कैन काउंट, देन इट इज कॉल्ड लम्प्ड मास या डिस्क्रीट मास बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, लम्प्ड मास या डिस्क्रीट मास। यदि आप काउंट नहीं कर सकते हैं, यदि आप काउंट नहीं कर सकते हैं, देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस मास, है ना। तो कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट मास याद रखिएगा। कंटिन्यूअस में आप काउंट नहीं कर सकते हैं, डिस्क्रीट में आप काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है मार्केट से आप ककड़ी खरीदते हैं या लौकी खरीदते हैं, बैगन खरीदते हैं, आप उसको काउंट कर सकते हैं कि नहीं, कितना नंबर ऑफ बैगन, 1 किलो में कितना नंबर ऑफ बैगन है ना, ब्रिंजल कितना है, वो आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर आप 1 किलो मिर्च खरीदिए, तो क्या आप काउंट करते बैठते हैं, काउंट कर पाएंगे, मुश्किल है। या 1 किलो चावल खरीद लिए, आप 1 किलो गेहूं खरीद लिए, तो दैट इज इम्पॉसिबल टू काउंट, सो इट बिकम्स कंटिन्यूअस सिस्टम। उसी तरह से बीम, जैसे ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ द बीम पढ़े थे, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ द बीम पढ़े थे, तो वहां पर क्या हो सकता है कि आप मास काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वहां पर नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कॉल्ड बेसिकली इनफिनाइट नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। और उसको कंटिन्यूअस सिस्टम सपोज करते हैं, और कंटिन्यूअस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही जो है उसका डेराइवेशन भी करते हैं और निकालते भी हैं। कुल मिलाकर के कंटिन्यूअस सिस्टम में इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, एक लिमिट से दूसरे लिमिट तक हम उसको जो है सॉल्व कर पाए। These are the examples of continuous system and number of degree of freedom। लेकिन यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं, ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर यदि 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम लें तो वेल एंड गुड, बट यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि क्या लिखा है, एम एन, दैट इज की एन नंबर ऑफ मास है, एन नंबर ऑफ मास है। तो एक क्या करते हैं, इक्वेशन डेराइव करते हैं एन नंबर ऑफ मास के लिए, फिर जितना भी नंबर ऑफ मास देगा उस वहां पर n की वो वैल्यू ले लेंगे। जैसे यहाँ पर 6 दिया है आपका मास, तो हमारा इक्वेशन जो बनेगा 6 इक्वेशन बनेगा, तो हम 6 इक्वेशन नहीं बल्कि n नंबर ऑफ इक्वेशन बना लेते हैं, एक जनरल इक्वेशन बना लेते हैं, और वहां पर n की वैल्यू क्या रख लेंगे, 6 रख लेंगे। ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरह से हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इसके पहले भी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम देख चुके हैं कईयों के,
है ना, कई सारे मासेस के। तो अब पूछिएगा सर क्या हम हर एक मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे? बिल्कुल नहीं, किसी भी एक बॉडी का बनाएंगे। और चूंकि सिंगुलर फिनोमेना पूरे नंबर ऑफ मास में है, तो हम जो है ये अंडरस्टूड रहेगा कि सभी मास का जो है फ्री बॉडी डायग्राम जो है इसी तरह से बनेगा। ठीक है, अब जो है बात आती है किसकी, यूज ऑफ मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को कहाँ पर यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं? तो यूज करने का इसका बहुत जगह है, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट क्या होता है कि एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर पे जो उसका प्रभाव पड़ता है, बेसिकली दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट को और आप थोड़ा सा अच्छे से समझ सकते हैं कि जो है वो लैला मजनू वाली कहानी आप पढ़े होंगे, कुछ उस तरह से समझ लीजिए, है ना, कि भाई लैला को चोट लगती है और मजनू को दर्द होता है, या मजनू को चोट लगती है तो लैला को दर्द होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप समझ सकते हैं, है ना। दैट इज द इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। दैट मींस कि कोई बीम है ना, क्या है, बीम है। यदि हम यहाँ पे एक बीम बना करके आपको दिखाएं, सपोज कीजिए कि ये कोई एक बीम है, ठीक है ना, और यहाँ भी एक लोड लगाए हैं, ठीक है ना, और यहाँ भी एक लोड लगाए हैं, ठीक है ना। ये लोड नंबर 1 है और ये लोड नंबर 2 है आपका, ठीक है ना। तो लोड नंबर 1 लगाने के चलते पॉइंट 2 पर कितना डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। लोड 1 के चलते पॉइंट 2 पर कितना डिफ्लेक्शन होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। मतलब इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट क्या हो गया आपका, if one affected by other, one affected by other is called influence coefficient। माने आप अपने दोस्त से कितना इन्फ्लुएंस है ऐसा समझ लीजिए, है ना। आप अपने मित्र से या दोस्त से कितना इन्फ्लुएंस है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ठीक है ना। अब ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या है? अब रेसिप्रोकल थ्योरम आप समझे होंगे, सिमिलर वही कॉन्सेप्ट है। मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट निकालते थे, तो स्टिफनेस का कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स अप्रोच कैसे करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन कैसे निकालेंगे, आपका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेशन ऑफ नॉर्मल मोड ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड कैसे निकालेंगे, फ्री वाइब्रेशन यूजिंग नॉर्मल मोड कैसे निकालेंगे, ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मल मोड्स कैसे यूज करेंगे, मॉडल मैट्रिक्स कैसे यूज करेंगे, वेटेड मॉडल मैट्रिक्स कैसे यूज करेंगे, रिडक्शन ऑफ कपल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन टू अनकपल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे, कपलिंग एंड डीकपलिंग ये हम लोग पढ़ेंगे, है ना। कपलिंग, कोऑर्डिनेट कपलिंग ये हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर सिलेबस। तो वह सब चीजें हम लोग देखेंगे। तो दैट इज द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ द मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। अब ये सब एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं, ये सब मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। These are the examples of multi degree of freedom system. डैम्पिंग में भी जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम पढ़ेंगे, है ना। अगेन दीज आर दी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का एग्जांपल जो है मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कुछ इस तरह से ये
होता है। तो ये आज हम लोगों ने क्या देखा, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा। तो अब इसमें आप बताएं, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास में इसी का एक दूसरा पार्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम का ही, जो कि हम लोग देखेंगे। जो है अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो देखने वाले हैं टॉपिक, उसमें थोड़ा सा देख लीजिए कि सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे बेटा, अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। क्या देखेंगे? अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है? अभी आपने नॉर्मल मोड देखा, उसके ऊपर कुछ इक्वेशन भी आपने डेराइव किया। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिकली क्या देखेंगे, प्रिंसिपल मोड ऑफ द वाइब्रेशन। उसके बाद टोर्सन वाइब्रेशन या ट्विस्टिंग मोमेंट, ये सारी चीजें जो है देखेंगे। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन। उसके बाद जो है टोर्सन, ट्विस्टिंग मोमेंट, और ये फोर्स, अनडैम्प्ड, डैम्प्ड, हार्मोनिक एक्साइटेशन, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेट कपलिंग। कोऑर्डिनेट कपलिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। उसके बाद डायनामिक वाइब्रेशन एब्जॉर्बर देखेंगे। वाइब्रेशन एब्जॉर्बर में डायनामिक के साथ साथ टोर्सन देखेंगे। और लास्ट में पेंडुलम टाइप वाइब्रेशन एब्जॉर्बर देखेंगे। और यहीं पे हमारा फोर्थ यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगा। बीच में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी देखना बहुत जरूरी है। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर से हम एक बार जो है थोड़ा सा समझाएंगे। इसलिए बार बार समझाते हैं कि बेसिकली क्या हो गया है, अभी हम लोग तो क्लास इस तरह का कुछ फिजिकल क्लास चल नहीं रहा है। जब फिजिकल क्लास नहीं चल रही है ना, तो आप लोग उस हिसाब से जो है आई थिंक जो है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, मुझे लगता है। तो मैं यही सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो बेटा। नहीं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे तो इट विल बी अगेन डिफिकल्ट, ठीक है। क्योंकि अब मैं तो यहाँ पढ़ाते पढ़ाते जो है सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन फिर आप सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको दिक्कत आएगी। तो ये एक जस्ट सिंपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारी चीजें हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, अभी अभी पढ़े हैं। और जो नहीं पढ़े हैं टॉपिक, वो हमने अभी आपको बताया था। ठीक है ना, ये फ्री बॉडी डायग्राम, ये सब जो है आपने देखा। ठीक है ना, ये फ्री बॉडी डायग्राम जो है आपके सामने है। ठीक है, मास M2 के लिए और ये मास M1 के लिए, देख लीजिए। ठीक है, तो मास M1 और M2 के लिए ये देख लिए। उसी तरह से यहाँ पर सिस्टम विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इक्वेशन निकाले हैं। और ये इक्वेशन ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है दोस्त? यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ये डैम्पर है कि नहीं डैम्पर? अभी हम लोगों ने डैम्पर वाला इक्वेशन नहीं निकाला था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डैम्पर वाले इक्वेशन निकालेंगे, जो अभी आपको दिख रहा है। इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और आपको समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं समझ में आ जाए तो अपने से समझना पड़ेगा। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। ठीक है, तो ये सब प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन, और जो अभी हमने आपको बताया टोर्सन वाइब्रेशन, ठीक है ना, वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक हम रुकेंगे। किसी को कोई डाउट हो, डायनामिक वाइब्रेशन देख लीजिए, एक बार टॉपिक देख लीजिए क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वाइब्रेशन एब्जॉर्बर जो हमने आपको बताया, ठीक है। ये पूरा मैट्रिक्स है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, बिना मैट्रिक्स का हमारा काम
नहीं चलने वाला है। हम नेक्स्ट क्लास में जो भी बताएंगे उसमें मैट्रिक्स का भी जो है एग्जांपल्स लेकर के बताएंगे। बिना मैट्रिक्स का काम नहीं चलेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। ये सब ट्विस्टिंग मोमेंट, टोर्सन, वाइब्रेशन, ये सब बताएंगे। और बीच में इसी तरह से कुछ कुछ न्यूमेरिकल भी करते जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक कि यहाँ पर अब किसी को डाउट नहीं होगा। अब किसी को कोई डाउट है यहाँ पर, तो मैं चाहूंगा कि जिसको भी कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। और